थे कि साप्ताहिक शिक्षण योजना अगर हम बोलते हैं तो उसके मुख्य हिस्से क्या-क्या हैं, किस तरीके के उसके मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, इसको जानने और समझने की बात हो रही थी। ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे टीचर्स इस तरीके के सवाल कर रहे थे। साथ में ये भी देख रहे थे कि जब हम साप्ताहिक शिक्षण योजना की बात करते हैं तो दिवसवार अगर हम भाषा में बोलते हैं कि 3 कालांश हैं, तो तीनों कालांशों में किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से उसमें हम आकलन कर रहे होंगे और आकलन के साथ-साथ ही गृह कार्य जैसे एक डीजी सर ने भी बोला था कि गृह कार्य बच्चों को दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी कब दिया जाएगा, गृह कार्य किस तरीके से चेक होगा और सबसे बड़ी बात है कि क्लासरूम में भाषा शिक्षण के लिए किन-किन अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, इस पर बहुत सारे लोग समझ बनाना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे। हालाँकि प्रशिक्षण में बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको और बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात है आप लोग ये नोट कर लें कि इस पूरे मिशन की शुरुआत के लिए जिन चीज़ों को हमें समझना है सबसे बेहतर तरीके से, उसमें एक तो ये है कि हम एक पूरे 1 साल का जो अकादमिक सत्र 2022-23 है, उसके पूरी संरचना को समझ लें। तो आप देखेंगे कि पूरे हमने इस अकादमिक सत्र को टोटल जो है वो 22 सप्ताहों में बाँट रखा है। 22 सप्ताह में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हर सप्ताह में हम काम करेंगे। उन 22 सप्ताहों में खास तरीके के स्ट्रक्चर के हिसाब से काम होता है, जिसको हमने अलग-अलग सप्ताह की योजना का नाम दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि साप्ताहिक शिक्षण योजना। साप्ताहिक शिक्षण योजना आपको अलग-अलग हर सप्ताह में आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका जो है उसको देखने को मिल जाएगी। तो उसी के हम बात करेंगे यहाँ। अब देखा जाए तो देखिए कुछ इस तरीके का साप्ताहिक शिक्षण योजना आपके सामने दिखेगा। तो इसको ये ध्यान रखें कि किसी भी सप्ताह में जब शिक्षण योजना चलती है, तो उसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। शुरुआत के 4 दिन जो होते हैं वो पहला हिस्सा होता है। 5वां दिन जो है वो दूसरा हिस्सा होता है और छठा दिन उस शिक्षण योजना का तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है। पहले हिस्से में जब हम शुरुआत के पहले और से चौथे दिन की बात करते हैं, तो उसमें हम मुख्य रूप से जो काम करते हैं, वो करते हैं कि हम अलग-अलग भाषा की दक्षताओं पर काम करते हैं। अब किन दक्षताओं पर हम काम करते हैं, वो आगे चल के अभी हम बात करेंगे। बस यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि हम भाषा की अलग-अलग दक्षताओं पर काम करते हैं और उसमें हमारी मदद करती हैं जो शिक्षण योजनाएँ हैं और जो बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका दी गई है, उसके जो पाठ हैं, वो हमें संसाधन के तौर पर वहाँ पे मदद करती हैं। शिक्षण योजनाएँ आपको शिक्षक संदर्भिका में मिलेंगी और वो आप देखेंगे अभी हम उस पे बात करेंगे। अगली बात जब हम बात करेंगे कि 5वें दिन क्या करते हैं, तो 5वें दिन हम करते हैं पुनरावृत्ति या दोहराव का काम करते हैं। शुरू के 4 दिनों में हमने जो कुछ भी पढ़ाया है, जिन अलग-अलग दक्षताओं पर हमने काम किया है, जिन अवधारणाओं पर काम किया है, 5वें दिन हम उसको पूरे दोहराने का काम करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति का काम करते हैं। पुनरावृत्ति की भी योजना आपको आपके शिक्षक संदर्भिका में मिल जाएगी। अभी उस पे हम विस्तार से बात करेंगे। छठा दिन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप भी जानते हैं कि निपुण भारत मिशन ये बोलता है कि बच्चों का सतत आकलन होना चाहिए और आकलन आप करते हैं तो उसी समय रेमेडियल कार्य के द्वारा अगर बच्चे कुछ पीछे छूट रहे हैं सीखने में, तो उनको हम स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं अपनी बदली हुई गतिविधियों के द्वारा। तो आकलन छठे दिन किया जाता है और छठे दिन ही बच्चों के आकलन के बाद बच्चे घर पे जाके अपने अभिभावकों की मदद से, अपने भाई-बहनों की मदद से, बड़े भाई-बहनों की मदद से एक गृह कार्य कर सकें, तो उसके लिए गृह कार्य का भी काम बच्चों को दिया जाता है। तो ये है मोटा-मोटा जो है एक साप्ताहिक शिक्षण योजना का स्ट्रक्चर है। तो इसको ये ध्यान रखिए कि इसमें 3 चरण हैं। पहले चरण में हम पहले से चौथे दिन हम नई दक्षताओं पर या अवधारणाओं पर काम करते हैं भाषा के। 5वें दिन हम पुनरावृत्ति का काम करते हैं और छठे दिन हम असेसमेंट का काम करते हैं। इन मुद्दों पर अभी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। एक यहाँ पे नोट करने की बात है, अभी हमारे स्कूलों में इस तरीके की शिक्षण योजना शुरू हो गई है। तो आकलन का काम जो है क्लास 1 में शुरुआती 4 सप्ताह तक और क्लास 2 और क्लास 3 में शुरुआती 2 सप्ताह तक असेसमेंट नहीं किया जाता है, आकलन नहीं किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम क्लास 1 में शुरुआती 4 सप्ताह और क्लास 2 और क्लास 3 में शुरुआती 2 सप्ताहों तक हम उभरती साक्षरता के अलग-अलग पहलुओं पर काम करते हैं। तो उसमें आकलन नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके शिक्षक संदर्भिका में आकलन के जो पेजेज हैं, जो आकलन की जो योजना है, वो आपको क्लास 1 में 5वें सप्ताह से और क्लास 2 और क्लास 3 में आपको तीसरे सप्ताह से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने बोला था कि
सप्ताह के शुरुआती दिनों में भाषा 4 दिनों में भाषा की अलग-अलग अवधारणाओं पर काम होता है। इसके बारे में अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो जो अभी शिक्षक संदर्शिका आपको सॉफ्ट में मिली है, तो उसके आप पेज नंबर 26 से 28 पर आप देख सकते हैं। उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आगे यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसा मैंने आप भी जानते हैं कि भाषा में कुल 3 कालांश हमें मिलते हैं। पहला कालांश होता है जिसमें हम काम करते हैं मौखिक भाषा विकास और उससे जुड़े हुए लेखन कार्य पर। दूसरा कालांश होता है डिकोडिंग का। डिकोडिंग और उससे जुड़े हुए लेखन पर हम इसमें काम करते हैं दूसरे कालांश में। और तीसरा कालांश होता है पठन विकास का, जिसमें हम बच्चे चीजों को कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसमें प्रिंट जागरूकता से लेके लोगोग्राफिक पठन और उसके आगे कैसे वो टेक्स्ट पढ़ेंगे, इस पर हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। काम कैसे करेंगे ये आगे हम इसको देखेंगे। अब देखिए, जैसे अगर हम पहले कालांश की चीजों पे गौर करें कि किस तरीके से काम होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पहला कालांश जो होता है वो 40 मिनट का होता है, जिसमें हम मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन पर काम करते हैं। अब इस कालांश में हम मौखिक भाषा की अलग अलग दक्षताओं पर काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं और प्रशिक्षणों में हमने बार बार इस पर जोर दिया है कि मौखिक भाषा की दक्षताओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो मुख्य होता है कि बच्चा अपने विद्यार्थी जो है अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर पाए, कुछ नई चीजों के बारे में अनुमान लगा पाए। अगर वो कोई चित्र कहानी देख रहा है, कुछ पोस्टर देख रहा है, तो उसके बारे में वो तार्किक आधार पर अपने विचारों को आपके सामने रख पाए। और फिर अगर कोई लॉजिक दे रहा है, मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा कोई तर्क दे रहा है, तो उस तर्क से वो अपनी सहमति या असहमति दर्ज करता है। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये पहला कालांश जो होता है पूरे के पूरे तरीके से बच्चे के संप्रेषण कौशल को, उसकी तार्किक चिंतन को, उसके अनुमान लगाने के कौशल को, उसकी जिज्ञासा को, उसके प्रश्न करने के कौशल को इसमें हम विकसित करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी दक्षताएं जो है निपुण भारत के उद्देश्यों में भी दी गई है। एक इसमें हमने इस साल से एक अति महत्वपूर्ण काम जोड़ा है, वो है सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी हम इस साल से शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोविड ने ऐसी परिस्थितियां कर दी हैं जिसके कारण ऐसा लगा, और ये निपुण भारत भी इसको रिकमेंड करता है कि हमें बच्चों के साथ सामाजिक और भावनात्मक विकास पर काम करना चाहिए। तो उसके लिए किसी भी सप्ताह में आप देखेंगे तो पहला दिन और चौथा दिन, पहले और चौथे दिन में हम पहले कालांश में हम सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर काम करते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर काम कैसे किया जाएगा, ये आप जब शिक्षक संदर्शिका देखेंगे और किसी भी सप्ताह का पहले और चौथे दिन का पहले कालांश का शिक्षण योजना देखेंगे तो उसमें विस्तार से वो चीजें दी गई हैं। अब इसमें देखा जाए कि पहले कालांश में जब हम इन चीजों पर बात करते हैं या इन दक्षताओं को हम विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास संसाधन क्या क्या है। तो हम उसमें मदद लेते हैं पाठ्य पुस्तकों की, चित्र चार्ट की, कविता पोस्टर की, कहानी पोस्टर की, चित्र कहानी पोस्टर की। और शिक्षक बहुत सारे स्थानीय गीत, कविता, कहानी, खेल, अनुभव की चर्चाओं आदि के द्वारा उस पर काम करते हैं। और यहीं पर हम बच्चों से लेखन कार्य भी करवाते हैं। ध्यान रखा जाए कि मौखिक भाषा विकास में जो लेखन कार्य होता है वो रचनात्मक लेखन कार्य होता है। तो शुरुआती दौर में जब हम रचनात्मक लेखन कार्य करवाते हैं बच्चों से, जैसे बच्चा अपने अनुभव के बारे में बता रहा है, कुछ अनुमान लगा के कुछ चीजों को लिख रहा है, अपने दोस्त के बारे में, अपने पसंदीदा खाने के बारे में कुछ लिख रहा है, तो वहां पे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देते हैं, वहां पे व्याकरणीय त्रुटियों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। दूसरा जो कालांश है वो है डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन का। दूसरा कालांश आप जानते हैं कि इसमें हम अलग अलग तरीके से कैसे आप बच्चों के साथ जब आप काम करते हैं तो वो वर्ण मात्रा की पहचान कर पाए, शब्दों को जोड़ तोड़ के पढ़ पाए, जिसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, वो शब्दों को पढ़ पाए और फिर वो वाक्यांश पढ़ पाए, वाक्य पढ़ पाए। इससे संबंधित बहुत सारी गतिविधियां अलग अलग तरीके से खेलों के माध्यम से, कुछ बच्चों जब आपस में जुड़ के ग्रुप में काम करते हैं, उप समूहों में काम करते हैं, ये सारी गतिविधियां इसमें कराई जाती हैं। और इसके लिए डिकोडिंग के लिए आप देखेंगे तो आप फिर से वही पाठ्य पुस्तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कविता पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानी पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों को विशेष रूप से डिकोडिंग पर काम करने के लिए दूसरे कालांश में हमने उनको एक कार्य पुस्तिका दी हुई है। कार्य पुस्तिका ध्यान रखें कि हर बच्चे को मिलेगी और उसमें अलग अलग तरीके की गतिविधियां हैं। कुछ गतिविधियां इस तरीके की हैं जो बच्चा अकेले करता है व्यक्तिगत रूप से,
और कुछ गतिविधियां उसी कार्य पुस्तिका में ऐसी भी हैं जो बच्चे जोड़े बना के, मतलब दो दो के समूह में बना के और आपस में चर्चा करके उस काम को करते हैं। कार्य पुस्तिका जो है वो बच्चों को दी जाएगी। तीसरा कालांश जो है वो पठन विकास का होता है। पठन विकास में हम काम करते हैं जो है किस तरीके से बच्चे पढ़ पाएंगे, जैसा मैंने पहले भी बोला कि उसमें लोगोग्राफिक पठन की बात करते हैं, और वो पढ़ने की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसमें हम अलग अलग शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी लोगों के स्कूलों में आप जानते हैं कि सहज की 3 पुस्तिकाएं दी गई हैं, सहज 1, सहज 2, सहज 3 करके। इस साल हम 5 नई बड़ी किताबें दे रहे हैं जिनको बिग बुक बोलते हैं, और वो हम देंगे, इस साल वो प्रिंट होके जाएंगी। बिग बुक एक बड़ी किताब होती है जिसमें अब शुरुआती 10 सप्ताहों तक काम होता है, और किसी एक सप्ताह में ही उस बिग बुक पर लगातार 4 दिन तक काम होता है। उन 4 दिनों में हम बिग बुक को खत्म करते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हर दिन जब बिग बुक पर काम करते हैं तो पहले दिन से अलग थोड़ा-सा दूसरे दिन काम होता है, दूसरे दिन से अलग तीसरे दिन काम होता है, और क्रमशः वो उसमें उसकी जटिलता में वृद्धि होती जाती है। बिग बुक पर काम कैसे करेंगे ये आपको इस जब आप देखेंगे शिक्षण सामग्री वाले हिस्से में, वहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। आप पेज नंबर 26 से 28 पर इसको देख सकते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि शिक्षक इसमें विशेष रणनीति बना के काम करता है। पहले तो टीचर खुद आदर्श पठन करेगा, फिर शेयर्ड रीडिंग के द्वारा उसमें बातचीत पढ़ाया जाएगा, फिर गाइडेड रीडिंग होगी, और उसके बाद बच्चे को हम यहाँ तक 1 साल के अंत में यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा एक स्वतंत्र पठन की तरफ अग्रसर हो पाए। मतलब बिना किसी की मदद के बच्चा किताब उठाए और वो पढ़ना शुरू कर पाए, इसको हम देखेंगे। अभी हमने बात किया था कि 3 कालांशों की बात की थी। शुरुआत के सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में इन 3 कालांशों में पहले में मौखिक भाषा विकास का काम होगा, दूसरे में डिकोडिंग का काम होगा, और तीसरे में जो है वो पठन विकास का काम होगा। अब एक नजर हम डालते हैं कि इन तीनों कालांशों में जो हमने 3 अलग-अलग मुद्दों पे काम करने की बात किया, जो भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन, तो उन पे हम किन-किन सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ज्यादातर सामग्रियां जैसे ये अभी आपके पास सॉफ्ट में जा रही होंगी, जिसको हम आधारशिला क्रियान्वयन संरचनाएं बोलते हैं। इन क्रियान्वयन संदर्भिकाओं में पूरे 1 साल के लिए यानी 132 दिन की शिक्षण योजनाएं 22 सप्ताह की आपको दी गई हैं, और कैसे किस कालांश में किस तरीके से ग्रुप बना के काम करना है, किस तरीके की आपको टीएलएम की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके की तैयारी की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको इस शिक्षक संदर्भिका में मिल जाएंगी। शिक्षक संदर्भिका हर शिक्षक को एक मिलेगी, और ये शिक्षकों के लिए है, शिक्षक शिक्षण योजना को समझने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा कहानी पोस्टर और कविता पोस्टर, ये आपके विद्यालयों में पहले से ही दिए जा चुके हैं। कहानी पोस्टर कहानी पोस्टर और कविता पोस्टर में आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और इसमें इनकी संख्या आप जानते हैं कि कहानी पोस्टर 5 हैं, कविता पोस्टर 5 हैं, और जैसा मैंने पहले ही बोला था कि इनका उपयोग आप दूसरे कालांश में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से उपयोग जो होगा वो मौखिक भाषा विकास के लिए होगा। इसी तरीके से बिग बुक है और चित्र चार्ट है। बिग बुक का मैंने बताया था, बिग बुक ये 5 दिए जा रहे हैं, 5 आपको दिख रहे होंगे, हाथी और बकरी है, माँ और बच्चे हैं, मुर्गी के 3 चूजे हैं, शेर की गुफा है, चिड़िया है, ये हम पठन विकास के लिए दे रहे हैं। और चित्र चार्ट जो है फिर से ये 10 चित्र चार्ट बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं, ये आपके स्कूलों में है, जिनको हम मौखिक भाषा विकास के लिए हम उपयोग में लाएंगे। पाठ्य पुस्तक आप जानते हैं कि क्लास 1 में कलरव चलती है, क्लास 2 में फिसलय चलती है, और क्लास 3 में पंखुड़ी चलती है। तो पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग शिक्षक संदर्भिका जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आप किस तरीके से पाठ्य पुस्तक की मदद से मौखिक भाषा विकास और पठन के अलग-अलग दक्षताओं को विकसित कर सकते हैं। और इसको आप चाहेंगे तो आप कालांश 2 में भी जो डिकोडिंग वाला है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सहज के बारे में मैंने पहले बात कर ली थी कि 3 सहज की पुस्तिकाएं हैं, जो मुख्य रूप से जो है पठन के लिए, और मौखिक भाषा विकास में जब कहानियों के सुनाने की बात होगी, तो उसमें छोटी-छोटी तमाम कहानियां दी गई हैं, जो शिक्षक सुना के और उसपे बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर सकता है।
चित्र कहानी पोस्टर ये आपको दिख रहे होंगे, 5 हैं अलग-अलग। ये इस साल की नई सामग्रियों में से है। ध्यान रहे इस साल हम 2 तरीके की नई सामग्री दे रहे हैं। एक तो बिग बुक या बड़ी किताबें हैं और दूसरा है चित्र कहानी पोस्टर। चित्र कहानी पोस्टर मुख्य रूप से क्लास 2 और क्लास 3 के बच्चों के लिए उपयोगी है और ये अंतिम के 5 सप्ताहों में हम इसका उपयोग करते हैं। 17वें से 22वें सप्ताह में हम इसका उपयोग करते हैं और इसमें 4 अलग-अलग चित्रों के माध्यम से बच्चा कहानी बनाने की शुरुआत करता है। वो कहानी खुद बनाता है, शिक्षक को सुनाता है, अपने साथियों को सुनाता है। तो ये एक इस तरीके के उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें बच्चा अनुमान लगाते हुए, अपने तमाम अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सृजन करने की तरफ आगे बढ़ता है। इसके अलावा आप लोगों के पास आपके पास ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो सत्र 2020-2021 के लिए दी गई थी, उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी मौखिक गतिविधियां हैं, उसका भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। और ये कार्य पुस्तिकाएं हैं जो बच्चों को दी जाएंगी और ये बच्चे प्रतिदिन के लिए इसमें कुल 144 पाठ हैं और प्रतिदिन बच्चा जो है सप्ताह में दूसरे कालांश में इसका उपयोग करेगा और कार्य पुस्तिका पर बच्चे काम कर सकें, इसके लिए टोटल 20 मिनट का समय दिया गया है। दूसरे कालांश में बच्चे 20 मिनट में इस कार्य पुस्तिका के प्रतिदिन एक-एक पाठों पर काम करेंगे और जब इस पर वो काम कर रहे होंगे तो इसमें वो लिखने का भी काम करेंगे, कुछ ब्लेंडिंग का काम करेंगे, कुछ शब्द पठन का काम करेंगे और पूरे वर्ष के अंत तक आते-आते वो इसमें सक्षम हो पाएंगे कि कुछ वो छोटे-छोटे टेक्स्ट को या छोटे-छोटे पाठों को वो पढ़ सकें। अब देखा जाए तो शुरू के 4 दिनों की योजना पे मैंने अभी बात की। शुरू के 4 दिनों की योजना में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि शुरू किसी भी सप्ताह में शुरू के 4 दिनों में हम नई दक्षताओं पर काम करेंगे। पहले कालांश में मैंने बात किया कि हम मौखिक भाषा विकास पर काम करेंगे। दूसरे कालांश में मैंने बात की थी हम डिकोडिंग पर काम करेंगे और तीसरे कालांश में मुख्य रूप से पठन विकास पर काम करेंगे। उसके लिए हमने जो सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी भी बात कर ली। कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चारक कहानी जो मौखिक भाषा विकास के लिए उपयोग में आती है। बिग बुक जो है और सहज पुस्तिकाएं जो पठन विकास के काम में आती हैं और डिकोडिंग के लिए जो है आपके पास कार्य पुस्तिका रहेगी और इन्हीं सारी सामग्रियों की मदद से आप डिकोडिंग में भी आप मदद ले पाएंगे और इन सारी योजनाओं को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो शिक्षक संदर्शिका जो है उसके एक-एक दिन के योजनाओं को आपको देख के जाना होगा और जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से उसमें है ये हमारी जिम्मेदारियों में भी है कि जब भी हम क्लासरूम में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं जैसा डीजी सर बोल रहे थे और उस तैयारी में ये है कि हम शिक्षक संदर्शिका के उस दिन के लेसन प्लान को जो शिक्षण योजना है उसको पढ़ते हैं और पढ़ के फिर उसकी तैयारी से जाते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी और स्पष्टताएं इसमें बनती जाएंगी। आप सप्ताह के मैं 5वें दिन की बात करता हूँ। 5वां दिन जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इसमें हम पुनरावृत्ति का काम करते हैं मुख्य रूप से। पुनरावृत्ति में क्या काम करते हैं कि इस दिन सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में जो भी अवधारणाओं पर काम हुआ है, उसके हम दोहराव का काम करते हैं ना। और दोहराव के लिए आप जानते हैं कि कालांश 2 में जो बच्चों की कार्य पुस्तिका दी गई है, उसमें 1 पेज जो सप्ताह के 5वें दिन का होगा, वो पुनरावृत्ति के नाम से उसमें दिया गया है और उसमें सप्ताह के 4 दिनों में खास करके डिकोडिंग में जिन दक्षताओं पर काम किया गया है, उसके दोहराव का काम आपको कार्यपत्र के द्वारा या पुनरावृत्ति का काम कार्यपत्र के द्वारा वो बच्चों के साथ करना है। अब सप्ताह का छठा दिन इसको थोड़ा-सा हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल थे ग्राउंड से और इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं। तो एक तो सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर और थोड़ा-सा विस्तार में पढ़ना है, तो कक्षा 2 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का पेज नंबर 22 और 23 पर आप जाएँगे, तो आपको आकलन का जो छठे दिन हम करते हैं साप्ताहिक आकलन, उसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत विस्तार से दिया गया है। और ट्रैकर इसमें एक अभी ट्रैकर की बात आएगी तो साप्ताहिक आकलन का ट्रैकर आपको पेज 174 से मिलना शुरू हो जाएगा और उसके आगे जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे तो आपको स्पष्ट रूप से उसमें मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया था और अभी एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सप्ताह का छठा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसमें हम शुरू के 4 दिनों में जिन-जिन दक्षताओं पर हमने काम किया है, उसका हम आकलन करेंगे और इस आकलन के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे आकलन कर लेंगे, उसके आधार पर हम बच्चों को 2 अलग-अलग समूहों में बाँटेंगे। समूहों में किस तरीके से बाँटेंगे, काम कैसे होगा, वो आगे हम अभी विस्तार से बात करेंगे
और समूह में बांट करके कुछ बच्चों के साथ जो समूह 1 के बच्चे होंगे उनके साथ रिमेडियल कार्य करेंगे और दूसरे बच्चों के साथ हम पुनरावृत्ति का काम करेंगे। तो किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये पूरी देखा जाए तो पूरे सप्ताह का जिस्ट है ये, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो पहले 4 दिन हमने बोला था कि नई दक्षताओं पर काम होगा, 5वें दिन पुनरावृत्ति पर काम होगा, छठे दिन साप्ताहिक आकलन पर काम होगा। साप्ताहिक आकलन के बाद समूह निर्धारण होगा और इसमें फिर हम समूह 1 के साथ रिमेडियल कार्य करेंगे और समूह 2 के साथ हम पुनरावृत्ति या अभ्यास का कार्य करेंगे। अब देखिए, साप्ताहिक आकलन यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि आकलन की पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से डिकोडिंग की दक्षताओं पर आधारित है। डिकोडिंग की दक्षताओं पर आधारित है तो इसमें हम जो कालांश 2 में हम जो काम करते हैं उसका आकलन ही हम मुख्य रूप से करते हैं। मौखिक भाषा के आकलन, मौखिक भाषा और पठन का हम आकलन नहीं करते। उसके लिए हमने एक शब्द यूज किया है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे। तो हम पहले ये देखिए कि दूसरे कालांश में शुरू के 4 दिनों में जो पढ़ाया गया है, छठे दिन उसी का आकलन किया जाएगा हमारे पास और आकलन के लिए हम टोटल 80 मिनट का समय लेते हैं। यानी आपके पास जो दूसरा कालांश है और जो तीसरा कालांश है उन दोनों को मिला के हम आकलन की प्रक्रिया के लिए उस दिन उपयोग में लाते हैं। आकलन के लिए आप देखेंगे कि हर सप्ताह के छठे दिन आकलन के लिए आपको कार्य पुस्तिका में ही एक पेज दिया गया है। इसको बोलते हैं, पेज का नाम ऊपर लिखा हुआ है मैंने सीख लिया और इस पृष्ठ का रंग लाल है और हर सप्ताह के आकलन का पृष्ठ का रंग वो रेड है। उसी की सहायता से हम वहां पे आकलन करेंगे। जैसे एक आपको पेज दिख रहा होगा, ये इसी 12वें सप्ताह का है। तो आकलन हम इस तरीके का पेज दिखेगा और इसके आधार पर हम नंबरिंग करके और बच्चों का आकलन करेंगे और आकलन का उसको ट्रैकर में भरेंगे। जैसा मैंने बोला था कि आकलन जब हम कर रहे होंगे सप्ताह के छठे दिन, तो आपको 2 समूह बनाने हैं। तो डिकोडिंग संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं वो समूह 1 में जाएंगे और डिकोडिंग संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं वो समूह 2 में जाएंगे। यहाँ ध्यान रखें कि ये जो ग्रुप हम बनाएंगे ये शिक्षक अपनी सुविधा के लिए बनाता है। क्लासरूम में ये किसी भी तरीके से इंडिकेट नहीं होना चाहिए कि ये समूह 1 है, ये समूह 2 है या कुछ कमतर जानने वाले बच्चों का समूह है या कुछ ज्यादा बच्चों का समूह है। ये हमें एकदम नहीं करना है। शिक्षक ये समूह अपने मस्तिष्क में बनाएगा और काम उस ग्रुप के लोगों को अलग अलग तरीके के दिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से किस तरीके से हम बात करेंगे। पहला समूह मैंने पहले ही बोला कि 50% से कम अंक जो प्राप्त करेंगे, तो उसमें देखिए कि आकलन जब भी हम करेंगे दूसरे और तीसरे कालांश को मिला के सप्ताह के छठे दिन, तो 2 ही तरीके के मुख्य रूप से आकलन हो रहे होंगे डिकोडिंग के लिए। एक तो हम ये चेक करेंगे कि क्या बच्चा वर्णों की पहचान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पहचान में उसका पढ़ना भी आ जाता है। दूसरा आकलन होगा कि क्या वो बच्चा कुछ वर्णों या अक्षरों को मिला के ब्लेंड करके वो शब्द पठन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये हम चेक करेंगे किसी भी सप्ताह के छठे दिन जब हम डिकोडिंग के लिए आकलन कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर सपोज करिए कि बच्चा वर्ण स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम उन्हीं वर्णों जो उस सप्ताह में वर्ण अक्षर हम पढ़ाए गए हैं उनकी हम दोबारा पहचान करने के लिए कुछ गतिविधियां करेंगे। वर्ण अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाने का, ग्रिड से हम वर्ण या अक्षर को पहचानने का काम, कॉपी पे हम अलग से उन्हीं वर्णों को लिखने का काम या अतिरिक्त रूप से कुछ गृह कार्य भी उनको दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर शब्द पठन स्तर पर बच्चे को कार्य करने में दिक्कत है तो वर्ण अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाना पड़ेगा और फिर वो पढ़वाने का और लिखवाने का अभ्यास करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभ्यास कार्य के लिए एक पेज, आधा पेज इसमें दिख रहा है। ये मैंने सीख लिया पेज जो छठे दिन आपको मिलेगा, उसी में ये आधे पेज पे अभ्यास कार्य के लिए है। तो यहाँ पे इस स्पेस का उपयोग भी आप इस तरीके के रेमेडियल कार्य के लिए कर सकते हैं और अगर ये भर जाता है तो बच्चों की कॉपी में या व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे जो भी है वहां पे आप वर्ण स्तर पर कार्य या शब्द पठन स्तर पर कार्य जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। गृह कार्य देना होगा तो बच्चों को कॉपी में भी दे सकते हैं, लेकिन इस स्पेस का उपयोग आपको अभ्यास कार्य के लिए वो करना है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे
आपके आकलन में 50% से कम अंक अधिक अंक प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उस सप्ताह में सिखाई गई दक्षताओं को जान और समझ लिया है। तो फिर उनको अभ्यासकार आप खुद से दे देंगे और या तो उनको पढ़ने के लिए भी स्वतंत्र रूप से आप मौके दे सकते हैं और इस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि समूह 1 के बच्चों के साथ में यहाँ पे विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत होगी और उनको आप अलग-अलग तरीके से वर्ण स्तर पर अगर बच्चे को ज़रूरत है या शब्द पठन स्तर पर बच्चे को ज़रूरत है, तो वो काम करने के मौके आपको देने पड़ेंगे। जब आप वो पूरा आकलन कर लेंगे और इस तरीके से आपको ये ट्रैकर दिखेगा, जैसा मैंने बोला था, ये पेज नंबर 174 पर क्लास 2 की शिक्षक संवर्तिका में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से क्लास 3 और क्लास 1 में भी इन्हीं पेजेज में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बच्चों के नाम लिखने हैं और बच्चों के नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए डिकोडिंग का एक सिंबल बना हुआ और एक मौखिक भाषा का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के नाम लिखेंगे और बच्चों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर चूंकि शिक्षक संदर्भिका में है, तो इसको केवल शिक्षक ही देख सकता है। तो आप वो अंक लिखते जाएंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने प्राप्त किया रोल नंबर 1 ने 7 अंक, तो 7 लिख देंगे, किसी ने 4 पाया तो 4 लिख देंगे। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे और जो 5 से कम है उस पर आप गोला लगा देंगे। 5 से कम उस पे गोला लगाने से फायदा ये होगा कि जब आप बच्चों को ग्रुप में बांट रहे होंगे तो 40 बच्चे हैं अगर मान लीजिए, तो आपको आसानी से गिनने में आसानी होगी कि कौन-कौन से बच्चे ऐसे हैं जो समूह 1 में जाएँगे और कौन-कौन से बच्चे ऐसे हैं जो समूह 2 में जाएँगे और फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था कि तो डिकोडिंग की बात हो गई, लेकिन मौखिक भाषा विकास में इस तरीके का कोई पेपर पेंसिल टेस्ट या असेसमेंट नहीं है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम अपनी चीज़ों को दर्ज करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि जैसा पहले भी हो रहा था कि ये पूरा का पूरा बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था है। इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र के मौके, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के मौके दिए जाएँगे। शिक्षक उसको केवल निर्देशित करेगा और शिक्षक एक-एक बच्चों को ऑब्ज़र्व भी करेगा। तो शिक्षक अवलोकित करेंगे, बच्चों को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि कौन-सा बच्चा जब हम पहले कालांश में हम काम करते हैं मौखिक भाषा विकास पर, तो किन-किन दक्षता पर जैसे मान लीजिए अनुमान लगाने पर काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तुरंत अनुमान लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम केवल अपने अवलोकन नोट करेंगे मौखिक भाषा विकास में। तो जिस तरीके से मान लीजिए जब लगता है कि जो बच्चा लक्षित दक्षताएँ प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उस सप्ताह की, अभी उसको वो मदद करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसके नाम के आगे केवल हम एक डैश लगा देंगे और जो बच्चा प्राप्त कर पा रहा है, उसको हम टिक लगा देंगे। यही काम करना है, इसमें कोई अंकीय व्यवस्था नहीं है। ध्यान ये रखना है कि पूरे 1 महीने के दौरान शिक्षक ये इंश्योर करे कि हर बच्चे से कम 2 बार वो व्यक्तिगत रूप से इंटरैक्ट ज़रूर करे। मतलब बातचीत ज़रूर करे, मौखिक भाषा विकास में उससे सवाल जवाब करे, उसको अवलोकित करे, क्योंकि उससे पुख्ता होगा। जेनेरिक ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम में हम लगातार देखते जा रहे हैं और उस तरीके से लिख रहे हैं। तो इंश्योर हम करेंगे कि 4 सप्ताहों में कम से कम 2 बार हर बच्चे का हम इस लिहाज से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हम इस ट्रैकर को भर पाएँ और फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे टिप्पणी भी देखिए, टिप्पणी भी लिख सकते हैं। टिप्पणी में हम अपने हिसाब से मौखिक भाषा विकास में किस तरीके से उसको मदद की ज़रूरत है, क्या वो बेहतर कर सकता है, इस तरीके की हम यहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं। और इस तरीके से जब हम काम कर रहे होंगे पूरे स्ट्रक्चर में, तो निसंदेह हम जो चाहते हैं कि भाषा की अलग-अलग दक्षताओं का उनमें विकास हो पाएगा। विकास होगा तो 4 दिन लगातार काम करेंगे, फिर 5वें दिन पुनरावृत्ति करेंगे, छठे दिन आकलन करेंगे। आकलन के आधार पर हमें हर तुरंत ही पता चल जाएगा कि किस बच्चे को और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और जैसे ही मदद की ज़रूरत होगी, हम उस बच्चे की मदद करेंगे और काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम इन प्रक्रियाओं के द्वारा क्लासरूम में भाषा शिक्षण पर हम काम करेंगे। जितने भी शिक्षण अधिगम सामग्री हमको मिली है, हम उसका उपयोग करेंगे। शिक्षक संबंधिकाओं को हम रोज देख के जाएँगे, रोज पढ़ के जाएँगे और क्लासरूम में दक्षता आधारित शिक्षण में हम सक्रिय तरीके से काम करेंगे और प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के मिशन में हम जी-जान से लगेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।